है आप सभी का अपने प्यारे चैनल एजुकेशन प्लस पर। ये वीडियो जो सीटेट का पेपर देने वाले हैं उनके लिए रामबाण साबित होने वाली है। आप सभी को पता चल चुका होगा, सीटेट के फॉर्म साइट पर आ गए हैं। लगभग लोगों ने सीटेट का फॉर्म भर भी दिया होगा। एग्ज़ाम की डेट भी आप सभी को पता है, 7 जुलाई को एग्ज़ाम आपका होना है। अब जो बच्चे अपीयर हैं इस साल, या जिनका बीएड कंप्लीट हो चुका है, या जिन्होंने काफ़ी समय से एग्ज़ाम को देते आ रहे हैं पर किन्हीं वजहों से उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आप कहाँ कहाँ गलती करते हैं, क्या गलती आपको नहीं करनी है, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना, इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी बातें बताई जाएंगी। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका क्या करें। ये 5 पॉइंट्स हैं मेरे। 5 पॉइंट्स में आपको डिटेल में समझाया जाएगा आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, और पहले प्रयास में ही आप सफलता कैसे प्रयास प्राप्त करें। सबसे पहले आपका क्या करें, पेडोलॉजी जो टीचर की पेडोलॉजी है वो आपकी इसमें सीटेट के अच्छी तरह से तैयार करनी है आपको, क्योंकि 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर इसी में से आता है। आपका 150 नंबर का एग्ज़ाम है, उसमें से 75 नंबर का आपको इसी में से देखने को मिलेगा, और 75 से भी ज़्यादा 90 के करीब नंबर आते हैं आपके। आगे आपका सिलेबस देखें। पहले आपको सिलेबस देखना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। आपको एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये एक नॉर्मल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। इसमें अगर आप 150 भी ले आएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अगर आप 120 भी लेकर आ रहे हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरिट तो लगनी है नहीं, खाली क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। तो आप कंटेंट पढ़ें, अच्छा पढ़ें। आपको कोई भी पेड कोर्स नहीं लेना है, मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मात्र एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, ये आपको कोई नौकरी नहीं दिलाएगा। हाँ, बाकी आगे नौकरी के रास्ते ज़रूर खोलेगा, क्योंकि एक सीढ़ी है, इस पे चढ़ के ही आप आगे जाएंगे। आगे जितनी भी वैकेंसी आएंगी पहले आपको ये क्लियर करना है, उसके बाद आपको वो देखने को मिलेंगी। पर इसका लेवल इतना हार्ड नहीं आता है कि आपको कोई पेड कोर्स लेने की आवश्यकता पड़े। कोई भी टीचर अगर बोलता है कि मैं आपका एग्ज़ाम क्रैक करवा दूंगा, कोई भी टीचर आपका एग्ज़ाम नहीं करवा सकता जब तक आप खुद अंदर से मोटिवेट नहीं है। आपको अपने आप को मोटिवेट करना है, किसी भी टीचर का कोर्स परचेज नहीं करना है। नेक्स्ट आपको पॉइंट है, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करें। आप एक बुक लेकर आ सकते हैं घटना चक्र की, या फिर आप ऑनलाइन फ़ोन सभी चलाते हैं, नेट भी आप सभी के फ़ोन में होता है, प्रीवियस क्वेश्चन आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करें, एक नोटबुक बना लें, उसमें जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं सारे आपको सॉल्व करने हैं। उससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या कौन कौन सा जो टॉपिक है वो रिवीजन में रहता है या कौन रिवाइज रहता है। जो बोर्ड में बैठे लोग हैं किन किन क्वेश्चनों को रिपीट करते हैं। तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं जितने सीटेट ने अब तक करवाए हैं। आगे लैंग्वेज स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उनकी आपको अच्छी से तैयारी करनी है। ये गलती क्या करते हैं बच्चे, जिस बच्चे का साइंस है या मैथ का बच्चा है या सोशल साइंस का बच्चा है, तो वो क्या करेगा, हिंदी वाले पोर्शन पर ध्यान नहीं देता है, वो गणित वाले पोर्शन पर ध्यान नहीं देता है। वो एक गणित वाले पोर्शन पर लगा रहेगा पढ़ने के लिए, हिंदी वाले को नहीं देखेगा। तो उसमें उनकी गलती क्या है, 30 नंबर आपको मिलने हैं हिंदी के, और 30 नंबर मिलने हैं आपको संस्कृत के। अगर आपने हिंदी और संस्कृत लैंग्वेज चूज़ करी है तो हिंदी का और संस्कृत का सिलेबस लगभग सेम होता है, करीब 60% से 70% तक। तो आप हिंदी चुने, संस्कृत चुने, दोनों लैंग्वेज में आप अपनी पकड़ मजबूत रखें। और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इन पर इनकी आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी है। नेक्स्ट है आपका जो सेकंड पॉइंट है वो आपका क्या है, ये है कि साइंस मैथ सोशल स्टडीज़, जैसे मैथ ग्रुप होता है, आर्ट ग्रुप होता है, तो जो बच्चे उसमें कमज़ोर हैं वो क्या करें और क्या ना करें, तो ये आपको देखना है। जैसे आपने सोचा है कि मैथ है या साइंस है, आपका हार्ड है, ये आपको समझ में नहीं आता,
तो मैं आपको बता रही हूँ, आपको बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल समय मत दो। ये 60 नंबर का आता है, बिल्कुल समय मत दो आप इनको। आपको बस मैराथन से देखनी है या मेरे द्वारा 10 से 20 वीडियो कंटेंट से रिलेटेड आएंगी, मैथ की और साइंस की चुनिंदा क्वेश्चंस होंगे, बस उनको आपको बार बार रिवाइज करके देखना है। उसी में से आपके इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको कि आप 60 में से करीब 25 से 30 नंबर का मिल जाएगा आपको पेपर में देखने के लिए। अब मैं आप सोचेंगे कि ये ऐसा क्यों मना कर रही है कि आपको ये नहीं पढ़ना है, तो इसका आप समझिए क्या क्यों नहीं पढ़ना। इससे अलग आपका सीडीपी है, सीडीपी पर आप अपनी पकड़ मजबूत बनाइए। 30 में से आपके 28 या 29 नंबर आए। सेकंड रहा फिर आपका हिंदी। हिंदी में आपके 25 या 26 नंबर आए जब आपने अच्छा कंटेंट तैयार किया। तीसरा आपका संस्कृत है, आपने उसमें भी 25-26 नंबर लेके आए, तो करीब इनके ही मिलाकर आपके 80 नंबर बैठ जाते हैं। बाकी आपको 10 नंबर लाने हैं जो इन 60 नंबर में से अगर आप सारे भी एक तरफ से भी जय माता दी करके लगा के आ जाओगे ना, तो भी आपके 10 क्वेश्चन तो आपके तब भी सही हो जाएंगे। बाकी इस 60 क्वेश्चनों में भी आपकी करीब 30 क्वेश्चन की पेडालॉजी आएगी, और पेडालॉजी पर आपकी पकड़ मजबूत है तो आप इनमें से भी करके आ जाएंगे। तो जो बच्चे साइंस और मैथ में या सोशल स्टडीज़ जिनकी कमज़ोर है, वो ये ना सोचें आप एक बार में एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, पर आपको देखना ये कंटेंट पढ़ना क्या है। अभी मैंने आपको बताया है क्या क्या आपको पढ़ना है। पेडालॉजी आपको कंप्लीट करनी है, और जो आपकी लैंग्वेज है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वो आपको कंप्लीट करनी है। बाकी मैथ और साइंस और सोशल स्टडीज़ की जो वीडियो मैं चैनल पर अपलोड करूँगी, आप बस उनको देख लें, आपका पहली बार में 100% एग्ज़ाम क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है। बाकी आप कभी भी ये ना सोचें ये एक नॉर्मल सा एग्ज़ाम है, पेट में हवा ना बनाएं या डरें नहीं, धैर्य रखें। चलिए, तीसरी आपकी सफलता की ट्रिक है कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो ये मेन टॉपिक ऐसे हैं, मैंने भी सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था पहली बार में बिना किसी कोर्स परचेज किए। इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, सीटेट वाले पूरा सिलेबस में नहीं रखते, बस कुछ ही थ्योरी है। थार्डनाइक की इनकी थ्योरी भी नहीं आती है कि को उसकी आ रही है, थार्डनाइक की आ रही है या अदर कोई आ रही है, बस कुछ ही है, रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपको देखने हैं। तो वो आपके कौन कौन से हैं, देखो प्याजे की टर्म्स है, प्याजे आपको क्लियर करना है, कोहलबर्ग है, बाइगोत्सी है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एनईपी 2020 है, आनुवांशिकता है, पर्यावरण है, इस पर आपका एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। रूढ़िबद्धता, इसमें आपको देखने को मिलेगा लड़का और लड़की में किस तरीके से भेदभाव होता है, चाहे ये इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाए या हिंदी में पूछा जाए, प्रत्येक सेट में एक क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड जरूर देखने को मिलता है। विकास के नियम हैं आपके, विकास के नियम में से प्रोक्सोडर्मल और सिर से पैर तक और अंदर से बाहर तक की और जो होते हैं 2 नियम हैं आपके, दोनों नियम 110% आते हैं विकास के नियम में, जरूर आता है ये। हार्वर्ड गार्डनर है, इनकी थ्योरी आती है। बुद्धि के सिद्धांत है, इनकी आती है। सृजनात्मकता पर रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसमें आपका आता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसमें आपको घुमा फिरा कर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कौन सी थिंकिंग अच्छी है, डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट, तो आपको हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग पर टिक करना है, कन्वर्जेंट पर कभी नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व, ये से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका हर बार आता है। अधिगम विकार जितने भी हैं वो आपको पता होने चाहिए, एक क्वेश्चन जरूर आता है। रटन आधारित पढ़ाई नहीं पढ़नी है आपको, लॉजिकल थिंकिंग अपनी क्रिएट करनी है। लॉजिकल थिंकिंग से आपका मतलब है कि जब आप पेपर दे रहे हैं तो आप अपने आप को ये ना समझे कि मैं एक स्टूडेंट है, आप एक टीचर हो, आप एक टीचर की तरह आपको डिसीजन लेना है। बच्चा आपका जो है वो सर्वोपरि है, उसके हित में ही डिसीजन लेना है। नेक्स्ट है आपका जब क्वेश्चन समझ में नहीं आए और समय आपके पास कम है, क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या है, तो बस जो क्वेश्चन सबसे बड़ा हो बस उस पर आपको टिक लगा के आ जाना है। 99% केसों में वह आंसर सही होगा। फोर्थ आपका है जो आपको करना है टैग वर्ड। टैग वर्ड में आपको क्या देखना है, ये आपके ऐसे टैग वर्ड हैं जो
आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको एक बार में ही पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर है ये है या ये गलत है। तो टैग वर्ड में आपके कौन कौन से पॉइंट है? अवसर देना, छात्रों को आप अवसर देने के लिए जितने भी जो ऑप्शन आएंगे वो हमेशा टिक वाले होंगे। प्रोत्साहन देना, बच्चे को कार्य करने के लिए, क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना। चर्चा में शामिल करना, ऐसा नहीं है कि बच्चा एक कोने में बैठा है, आपने होमवर्क कंप्लीट करवा दिया और जाओ घर, नहीं, उसे चर्चा में शामिल करना है। जो आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड चीज़ उसकी समझ में आनी चाहिए, वह भी अपनी बातों को बोले, अपने विचारों को आपके सामने रखे। सृजनात्मकता क्रिएट करनी है आपको बच्चों में। डाइवर्जेंट थिंकिंग, बालक सर्वोपरि है, अपने आप को कभी भी तानाशाह घोषित नहीं करना है कि मैंने तो पढ़ा दिया, अब मेरे आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मतलब है, आपको ऐसे रास्ते ढूंढने हैं, ऐसे ऐसे माध्यम ढूंढने हैं कि जिससे बच्चे को समझ में आए। बालकों में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना है, सारे बच्चों को एक साथ लेकर चलना है। लचीलापन, लचीलेपन से आपका तात्पर्य है कि कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं बनानी है कि जो बन गई तो उसमें चेंजेस नहीं करना है। अगर बच्चा चेंजेस मांग रहा है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। करके सीखना, ये करके सीखने पर आधारित है। अब आप देखिए नेगेटिव वर्ड, कौन कौन से ऑप्शन आपको नहीं चुनने हैं। गृह कार्य पर आपको दबाव नहीं डालना है। 5-6 पेज का आपने गृह कार्य दे दिया, करके लाओ घर से, बिल्कुल नहीं देना है। सजा मारपीट का भय नहीं दिखाना है। व्याख्या नहीं करनी है। कठोर नियम नहीं बनाने हैं जिससे बच्चा आपसे दूर भागे। और लास्ट है आपका 5 पॉइंट्स जो आपको पता होनी चाहिए अपने आप में या आपके मोटिवेशन से रिलेटेड है। देखिए, जब भी आप अंदर एग्ज़ाम में पेपर देने जाएं तो आपको घबराहट, जल्दबाजी नहीं मचानी है। ये एक नॉर्मल पेपर है। आपने जब से पढ़ाई में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, 10th भी की होगी, 12th भी की होगी, ग्रेजुएशन भी किया है, बीएड भी किया है और भी एग्ज़ाम दिए होंगे, सभी एग्ज़ामों की तरह ये भी एक एग्ज़ाम है। आपको किसी भी तरह का भय अपने अंदर नहीं रखना है। नॉर्मल होकर आपको पेपर देना है। यह एक सिंपल पेपर है और इसमें आपका नंबर आएगा, 110% आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इन पॉइंट्स को देखते हैं, अपनाते हैं, फॉलो करते हैं तो। सेकंड है आपका ओएमआर सीट भरने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। एक साथ 2 गोले नहीं भरने हैं। जो आपका अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, देखकर भरना है आपको। अधूरे गोले नहीं भरने हैं। और जो थर्ड एंड मेन पॉइंट है, जब आप ओएमआर सीट भरें, जब आपने एक जो पोर्शन होता है सीडीपी का वो कंप्लीट कर लिया, उसके तुरंत बाद 5 मिनट का समय निकालें, सीडीपी का ओएमआर में गोले भरें, ओएमआर सीट फिल करें। उसके बाद आपने जो भी लैंग्वेज ली है, हिंदी, इंग्लिश, उसको सॉल्व करें, उसको करें। इसी तरीके से आपको साथ के साथ ओएमआर सीट फिल करनी है। आप ऐसा ना सोचें कि एग्ज़ाम पहले जो क्वेश्चन पेपर है उसे सॉल्व कर लूँ, उसके बाद मैं ओएमआर सीट फिल करूँगा। तो मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इतने लेंथी होते हैं कि आपको समय नहीं मिल पाता है लास्ट में ओएमआर सीट भरने का। तो कभी कभी आप पेपर तो पूरा सॉल्व करके आ जाएंगे, पर आपकी ओएमआर सीट फिल नहीं होगी तो आप वही नंबरों से रह जाएंगे। ज़्यादातर बच्चे 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं। 88 तक, 85 तक उनका स्कोर बन जाता है, पर जो क्वालिफाइंग मार्क होता है 90, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो आप इन सारी गलतियों से सीखें जो मैंने आपको बताई है, बच्चा कहाँ गलती करता है, कहाँ नहीं गलती करता। तो आप प्लीज़ वीडियो तो आपने लास्ट तक देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं आप उन सभी में शेयर कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। चैनल पर सीटेट की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और पर डे के हिसाब से सीटेट की वीडियो अपलोड की जाएंगी, जो जो इम्पोर्टेंट्स टॉपिक हैं। तो प्लीज़ आप लगातार चैनल पर बने रहें। और लास्ट में मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी, लास्ट में भी, कि सीडीपी सीटेट पास करने की एक चाबी है। आप सीडी पर पकड़ मजबूत बनाकर रखें। 75 से 90 नंबर का क्वेश्चन तो सीडीपी से ही आ जाता है।
आपकी CDP की क्लासेस भी करवाई जाएंगी, हिंदी की भी करवाई जाएंगी। जो जो मेन टॉपिक्स हैं उनकी शॉर्ट वीडियो 10-10 मिनट की हो या 7 या 8 मिनट्स की छोटी छोटी वीडियो अपलोड की जाएंगी। आप समय निकाल कर चैनल पर लगातार देखते रहें, आपको मिलती रहेंगी। अभी आपके एग्ज़ाम में जितना समय है तब तक आपकी तैयारी पूरी करवा दी जाएगी। आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लें अपने फ़ोन में, और प्लीज़ जो भी गृहिणी हैं या घर पे रहकर तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ कोई भी पेड कोर्स ना परचेज करें। मेरी मार्कशीट है इस पे, आप देख लो। मैंने भी पहली बार में ही एग्ज़ाम पास किया है। जो मैंने तैयारी की थी मैं आप सभी की उसी तरीके से तैयारी करवाऊंगी। आपको उससे पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प साबित होने वाली है। और आप पहली बार में ही, ये आपकी बड़ी बहन का प्रॉमिस है, आप पहली बार में ही CTET क्वालिफाइंग करेंगे। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लें। चैनल को इतना ज़्यादा प्यार और स्नेह देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।